नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज आपको मैं इतिहास के कुछ पुराने पन्ने बताऊंगा। उसको बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आजकल विपक्षी एकता का ज़माना चल रहा है, उसकी तमाम बातें हो रही हैं। मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों का ऐसा जनमत बन रहा है कि विपक्षी एकता हो तभी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पराजित किया जा सकता है। ये बातें आजकल चल रही हैं। विपक्षी एकता के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अपनी अलग एक रणनीति बना रहे हैं। अभी हाल ही में अखिलेश यादव और ये अरविंद केजरीवाल वगैरह जाके केसीआर साहब से मिले थे। ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है, और वो हो भी सकता है, राजनीति में ऐसा होता भी हो, कि इस समय आज की तारीख में जितने मुख्यमंत्री हैं उतने ही प्रधानमंत्री हैं। कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री से कमतर नहीं समझ रहा है, और समझना भी चाहिए, ठीक बात है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होती भी है। बस इसमें एक बात सोचनी चाहिए कि लद्दाख के कुल एक सूबे के मालिक होने के बाद अगर आप प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की भी बात है, और जो भी है, जो भी समझ लीजिए इसको। बहरहाल मैं बात पुराने दौर की करूँगा। ये बात इसको शुरू ये मान के चलिए कि इस बात की शुरुआत होती है उस समय से जब समाजवादी पार्टी के एक मशहूर नेता हुआ करते थे, जिनका नाम लोग आज भी लेते हैं। हालांकि उनके योगदान के हिसाब से उनके नाम को भुला दिया गया है, लेकिन एक किस्सा है। रायबरेली का चुनाव इंदिरा गांधी 1971 में जीत चुकी थी, और उस राजनारायण के खिलाफ खड़े हुए थे, वो हार गए थे। राजनारायण बहुत पुराने लग्गू अड़ियल टाइप के समाजवादी नेता थे, जैसे पहले हुआ करते थे। आजकल के तरीके के सोफिस्टिकेटेड ट्विटर वाले समाजवादी नहीं होते थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि उन्होंने राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव जीतने में किया है। हालांकि उस मुकदमे में कोई दम नहीं था, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, जैसे भी उसकी पैरवी हुई, उस मुकदमे में इंदिरा गांधी हार गई। और उसके बाद फिर उस मुकदमे में हार के बाद उनको जो है वो पद से भी छोड़ने की बात कही गई, और ये वो चुनाव लड़ने की भी ठहरा दी गई। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी शातिर राजनीतिक की थी, उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं जाने दी, और अब ये जो एक और पद पर बनी रही। और इस मामले में जो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, उस अफरा तफरी के माहौल को बढ़ाने के लिए सारे विपक्षी दलों ने भी अपनी अपनी कोशिश शुरू कर दी। और उस समय का जो जनसंघ था, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हो गया, उसने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, और उसकी गतिविधियों को सहारा देने के लिए संघ भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़ा, ये सोच करके कि इंदिरा गांधी की हार से उत्पन्न जो अफरा तफरी की और जो एक स्थिति बन गई है, जिससे इंदिरा गांधी निपट रही थी, अंत में निपट भी लिया उन्होंने। उसमें उससे व्याप्त जो अराजकता है, उसका फ़ायदा और ज़्यादा उठा करके और चीज़ों को और बढ़ा करके इंदिरा गांधी को पदस्थ किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंदिरा गांधी भी शातिर राजनीति की थी। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, और जितने भी विपक्षी नेता थे उनको सबको उठा जेल बंद कर दिया। विपक्ष वो शायद एक बार कोई इमरजेंसी न भी लगाती, लेकिन उन्होंने इस बात को सेंस कर लिया था कि उस पूरी अराजकता को फैलाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था, और जो उस समय भी एक बहुत ही मजबूत और संगठित संगठन हुआ करता था, जिससे लड़ने के लिए एक टफ मतलब स्टैंड की ज़रूरत थी। वो टफ स्टैंड इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के रूप में ले लिया, और बहरहाल मामला चल निकला। सारी गतिविधियां ठप हो गई। और ये मुझे कहने में भी संकोच नहीं है कि इमरजेंसी की लोग आजकल बुराई करते हैं, वो सही बात है, एक मायने में वो गलत भी था लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो अफरा तफरी का माहौल था और जो कुप्रबंधन उस समय हो गया था विरोधी दलों की अराजकता के चलते, उसने उस पर इंदिरा गांधी ने लगाम लगाई। और लेकिन आम जनता को उस इमरजेंसी के दौर में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी फैक्ट है। बहरहाल जैसा मैंने कहा भी है कि इंदिरा गांधी चूंकि मूलतः लोकतांत्रिक मिजाज की नेता थी, तो उन्होंने इमरजेंसी को हटा दिया, और उसके बाद लोग चुनाव की घोषणा कर दी उन्होंने। वो एक इंदिरा गांधी का मास्टर स्ट्रोक भी था, जिसमें हालांकि वो बाद में फेल हुई, और एकदम से इमरजेंसी हटा के उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। तो उनको लगा कि शायद वो उतनी बहुमत से भले ना पाए, लेकिन फिर जीत जाएंगी।
लेकिन उस पूरे इमरजेंसी के दौर में जितने भी विपक्षी दल थे वो इतना प्रताड़ित हो चुके थे कि उनका केवल एक लक्ष्य था कि हमको इंदिरा गांधी को हटाना है। और उन्हें जितने भी उस समय राजनीतिक दल थे उसमें से ज़्यादातर ने, उनके जितने भी नेता थे, अपने अहम भाव को किनारे रखा और जनता पार्टी के रूप में एक झंडे के तले आ गए। उस समय 1977 में जनता पार्टी बनी थी और संघ ने भी, संघ का और उसका जो आनुषंगिक संगठन भाजपा है, संघ की विचारधारा जो मध्य मार्गी राजनीति है उससे एकदम अलग है। वो उनका जो पूरा सोच है, जो पूरा मॉडल है गवर्नेंस का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गवर्नेंस के मामले में वो तब भी जीरो थे, अब भी जीरो है। लेकिन ये कि उनका पूरा जो मॉडल है वो लोकतांत्रिक परंपराओं और मध्य मार्गी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। उनका पूरा सेटअप ही अलग है। लेकिन उस समय एक साझा शत्रु से निपटने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और जनता पार्टी में अपने आप को एकदम से विलीन कर दिया। ये जो काम हुआ उसके चलते 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी जैसी अंतर्राष्ट्रीय और प्रतापी राजनेता हार गई, और इस कदर बुरी तरीके से हारी कि 1977 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में शायद 77 लोकसभा की सीटें थी, उसमें से एक भी वो नहीं जीती। और रायबरेली से भी वो खुद भी हार गई और अमेठी से उनके बेटे संजय गांधी भी हार गए। ये जो एक ऐतिहासिक जीत थी विपक्ष की, जो इसके पहले कभी नहीं थी, वो विपक्ष की पहली ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन उस जीत का सबसे बड़ा सेहरा विपक्ष के उन क्षत्रपों को जाता है जिन्होंने अपने अहम भाव को पूरी तरीके से तिरोहित करके और इंदिरा गांधी जैसी साझा शत्रु के खिलाफ मोर्चा बांधा और वो विजयी हुए। लेकिन बस वही बात है कि जैसा मैं आगे भी कई मौक़ों पे कह भी चुका हूँ कि वो एक ढीला ढाला सा संगठन था जिसकी साझी शत्रु इंदिरा गांधी थी, लेकिन उनके पास अपना गवर्नेंस का कोई एक यूनिक मॉडल नहीं था, अलग से मॉडल नहीं था। और सत्ता में आने के बाद जो उसमें जितने भी वो थे, उसके साझा वो थे, उन्होंने अपनी आपसी लड़ाई उनकी सतह पे आने लगी और जिसका फ़ायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और चरण सिंह को गद्दी के लालच देकर के उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया और 1980 के इलेक्शन में फिर से सत्तासीन हो गई। क्योंकि इंदिरा गांधी दरअसल उतनी और लोकप्रिय नहीं हुई थी जितना लोग सोच रहे थे, और उनके जो पहले के किए हुए तमाम अच्छे काम थे वो भी लोगों को याद थे। तो इंदिरा गांधी को क्षणिक दंड देकर के जनता ने वापस उनको गद्दी पे बैठाना उचित समझा, उस समय की गवर्नेंस और उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के मद्देनजर। अब यहीं पर मैं फिर एक बार रुक करके कहूँगा कि पूरी तरीके से अलग होने के बावजूद और उनकी अपनी अपनी अलग विचारधारा के बावजूद जनसंघ ने, जो आज की तारीख में भाजपा है, पूरी तरीके से अपने अहम भाव को तिरोहित करके विपक्षी एकता में साझा किया और उसका फल भी उसने चखा। अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय पहली बार विदेश मंत्री बने। वही सिनेरियो एक तरीके से इतिहास जो है अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। अब जो स्थिति इंदिरा गांधी और कांग्रेस की थी, वही स्थिति नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में उनकी सरकार है। हालांकि ये भी मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उनको इतना शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि राज्यों में से बहुत से राज्य उनकी पकड़ से बाहर हैं और केंद्र में अलबत्ता उनकी सरकार है 2 टर्म से। लेकिन जैसा एक छत्र शासन कांग्रेस का हुआ करता था लंबे समय तक, नेहरू जी के ज़माने से लेकर के इंदिरा गांधी के ज़माने में और बाद में काफ़ी हद तक राजीव गांधी के भी ज़माने में, कि केंद्र और राज्यों दोनों पर उनकी पकड़ हुआ करती थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ने अभी तक नहीं देखा है। केंद्र में भले उनकी सरकार हो, लेकिन बहुत से राज्यों से उधारा था और कई राज्यों में तो उनका खाता भी नहीं खुलता अभी भी, एक 100 साल का संगठन होने के बावजूद। बहरहाल ये सब तो चलता ही रहता है। तो ये जो एक जनसंघ के लोगों ने मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जो राजनीतिक चातुर्य दिखाया, और न केवल उन लोगों ने दिखाया जैसा मैंने बताया, और भी विपक्ष के लोगों ने दिखाया कि अपने अहम भाव को उन्होंने तिरोहित किया और इंदिरा गांधी जैसी पराक्रम शत्रु को उन्होंने परास्त करने में विजय हासिल की। अब यही काम इस समय, इसी चीज़ की दरकार इस समय आज की तारीख में जो विपक्षी हैं उनसे भी बनती है कि वो अपने अहम भाव को तिरोहित करके, अगर उनको भाजपा सरकार से लड़ना है, जो इसमें कोई शक नहीं, भले ही राज्यों में नदारद हो, लेकिन वो केंद्र में एक मजबूत सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ही, और उससे लड़ने की पहली शर्त ये है कि जितने भी उसके विरोधी हैं वो अपने अहम भाव से मुक्ति पाएं और उस साझा शत्रु को पराजित करने के लिए जो भी तैयारियां हैं, जो भी छल प्रपंच हैं, जो भी षड्यंत्र हैं और जो भी हैं, वो सब वो करें। अदरवाइज वो इस साझा शत्रु से जीत नहीं पाएंगे, ऐसा कहने मुझे संकोच नहीं है। और मेरी मतलब, हालांकि मैं कई बार कहता भी हूँ मेरी हैसियत क्या है, लेकिन बात चली फिर भी तो इसलिए कह देता हूँ कि इस समय भाजपा के विरोधियों को भाजपा से ही सबक लेना चाहिए।
और जिस तरीके से उसने अपना अहम भाव 1977 में तिरोहित किया था, उसी तरीके से जब तक विपक्ष के लोग अपने अपने अहम भाव को नहीं तिरोहित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो सफल होंगे। हाँ, बात तो कोई कुछ भी कर सकता है। और अभी भी जो कुछ समझदार नेता हैं जैसे लालू यादव हैं या नीतीश कुमार है, इन लोगों का यही कहना है कि भाई बिना पूरी विपक्षी एकता के भारतीय जनता पार्टी जैसे साझा क्षेत्र को हराना संभव नहीं है। उनकी बातों को लोगों को गौर करना चाहिए। बाकी राजनीति में जितने भी मसले हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो बाकी मसलों को आप बाद में सुलटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जीते हुए दल होने के नाते बहुत से ऑप्शन होते हैं लोगों को उपकृत करने के और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे, 70 महीने बैठेंगे, तो सिवाय बिखरने, ऑलरेडी बिखरे हुए हैं और उसके बाद फिर बिखरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अब देखना ये होता है कि विपक्षी दल इस बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अब अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, 2024 में उनको जीत मिलेगी। नहीं समझ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही, उसकी नीतियां हैं और उसकी नीतियों के फलस्वरूप आने वाली जो अराजकता है वो भी है और लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। इसी बात में मुझे एक बात और याद आई, बता के थोड़ा मज़ेदार बात है, उस बता के बात को ख़त्म करूँगा कि 1989 में जब जनता पार्टी सरकार भंग हो गई और फिर से चुनाव डिक्लेयर हो गए, जिसमें 80 में इंदिरा गांधी दोबारा आई पावर में, तो उस समय एक जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, उनका बोलने का अंदाज तो अलग मस्त होता ही था। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, 1977 में आपने वोट दे करके जिताया और हम आए और एक तरीके से लोकतांत्रिक ढांचा बरकरार रहा, और अगर आप अभी नहीं जीते और आपने फिर इंदिरा गांधी को जिता दिया तो आपको फिर वही इमरजेंसी वाले डंडे खाने पड़ेंगे। फ़र्क बस इतना होगा कि आपको बाहर डंडे खाने पड़ेंगे और हम जेल में डंडे खाएंगे। इतना कह के वाजपेयी जी खुद भी काफ़ी टिटाके हंसे थे। खैर, वो अच्छा भाषण तो देते ही थे, नेता भले ही बहुत ज़्यादा शार्प न रहे, लेकिन उनकी वक्तृता कला के बारे में कोई संदेह नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरीके की और भी बातें और इतिहास के पन्नों में जो घटित हो चुका है उसके बारे में आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। आप भी एंजॉय करिए और मुझे भी बताने में आनंद आएगा। और जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि मैं और आपको क्या क्या दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।